वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। इस शतरंज के खेल में हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। जब जिक्र होता है आसिफ अली जरदारी साहब का तो उन्हें कहा जाता है मुफाहिमत के बेताज बादशाह। जब जिक्र होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का तो उन्हें कहा जाता है नौजवान लीडर। लेकिन हम जानते हैं कि अब बहुत सारे हल्के, बहुत सारी चहमगोइयां कर रहे हैं, बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं। क्या होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल, डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, निसार अहमद खोड़ो साहब। खोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खोड़ो साहब, जो आजकल सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, जो आप कहते हैं ना कि वो चहमगोइयां शुरू हो गई हैं, खबरें ये आ रही हैं कि कोई ड्राई क्लीनिंग का वक्त शुरू हो गया है, जो बुरे एलिमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी में उन्हें साफ किया जाएगा, रोमांस खत्म हो गया है और आने वाला वक्त थोड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। आप क्या कहेंगे हुजूर? पीपल्स पार्टी ने क्या मुश्किल हालात में मर्दाना वार मुकाबला करके अपनी हैसियत नहीं मनवाई? पहले बिल्कुल मनवाई, जियाउल के खिलाफ मनवाई, मुशर्रफ के खिलाफ मनवाई, और दूसरी जो मुखालिफ कभी आई है, मुकाबला हमने किया है और आइंदा भी इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। यानी सर आप कंफर्म करें कि मुकाबले का वक्त आ गया है? देखो, कोई ना कोई जमात तो मुकाबला करेगी ना, कोई ना कोई जमातें तो होंगी जो हमारे मुकाबले में आएंगी। तो सर आप भी पीटीआई की तरह मुकाबला करेंगे? आपका अंदाज अलग है हुजूर। हम पीटीआई से बहुत पुराने हैं। पीटीआई नातजुर्बेकार पार्टी रही 2013 से 18 और 18 से 23 तक। हमने सियासत में 55 साल लगाए हैं और हमारी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए। हम आइन की बहाली और अपने नुकसानात को भी ताकत में तब्दील करने के उसूल पर कामद आगे रहते हैं। हम ये नहीं कहते कि जी हम नहीं है तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। हम ये नहीं कहते कि जी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है तो जाओ हमला करो। हम अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हैं। कोर्टों की बात है तो कोर्टों के सामने भी चलते रहते हैं, बैठते हैं और केस लड़ते हैं। राइट सर। सर, मुकाबले में आपको लगता है कि फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर खून बहाना पड़ेगा ताकि मुकाबला सही हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख कुर्बानियों से भरी हुई है? सर जी, मैं क्यों चाहूंगा कि किसी का खून बहे? हालात क्या नजर आ रहे हैं हुजूर? नहीं, हौसला तो दूसरों को होना चाहिए ना कि खून बहा न करें, खून न बहाने की कोशिश करें, फसाद फितना न करें। पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होना चाहिए, जो पाकिस्तान का मसला रहा है। हमने इसलिए सारी ये कोशिशें की थी कि 5-5 साल अगर मिल जाते हैं असेंबलियों को तो एक ठहराव की पैदा होगी, माहौल पैदा होगा। तो ठहराव से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से आदमी सोच समझ कर वोट देने के अहल होता है, परफॉर्मेंस देखता है और परफॉर्मेंस के लिहाज से सबके सामने बात पड़ी है। पर हुजूर सॉरी टू इंटरप्ट, जो माहौल इस वक्त है खोड़ो साहब, आपके लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए हैं कि वो एयरपोर्ट से ना निकलें। मुकेश कुमार चावला साहब के साथ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर ये भरी पड़ी हैं खबरें कि अरबों रुपए उनके घर से बरामद हुए हैं। ऑफ कोर्स इस बात की कोई तस्दीक करेगा नहीं, पर बताया जा रहा है अमाउंट बहुत बड़ा उनके घर से निकला है। तो यकीनन आपको अंदाजा है कि आने क्या वाला है? बात सुने, ईसीएल में नाम किसके डाले गए हैं वो अभी उसकी अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई। जी हाँ। ये मैं समझता हूँ हेयर से है। मुकेश कुमार चावला साहब के लिए नैब का कॉल अप नोटिस जरूर आया है, छापा डला। जो अखबार में मैंने पढ़ा, क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी कोई सबूत नहीं मिली। वैसे भी मुकेश कुमार चावला साहब रिजर्व सीट पे मेंबर रहे थे और उनको वजारत भी मिली थी 15 साल। हम जनरल, हाँ कोई बात नहीं, 15 साल मिले तो क्यों नहीं मिल सकते? इसमें तो कोई कबात नहीं है कि जी 15 साल क्यों वजारत मिली, ये कोई बात नहीं हुई। लेकिन बात है कि हम तो जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ना, लोगों की बात कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। आज तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे। एएनपी के साथ ही मुलाकात हुई है, तो यानी 90 दिन में तो इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। फिर आप लोग क्या करेंगे हुजूर? व्हाट विल बी योर लाए अमल?
ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी कौम इसके अहल नहीं है कि जी वोट दे और मुल्क की मसले मुल्क की फैसले करे। मुशर्रफ ने भी कुछ इसी तरह से कहा था। उसमें आइन भी है, आइन को मुअत्तल नहीं किया गया। आइन अगर है तो फिर हमारी जदोजहद भी आइन के लिए रहेगी, जो आइन में लिखा हुआ उसके लिए जदोजहद करेंगे। कंफ्यूजन तो इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दी ना। जब आपको पता है कि पाकिस्तान की नशिस्तें बढ़ नहीं रही, किसी सूबे की नशिस्तें नहीं बढ़ रही, हल्का बंदियां होती हैं पॉपुलेशन के बुनियाद पर, इलेक्शन होता है वोटर्स की बुनियाद पर। वोटर्स हमेशा कम होते हैं पॉपुलेशन से, और अगर वोटर्स की बुनियाद है तो फिर ये डिलिमिटेशन करने की इतनी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। जब नशिस्तें बढ़ी नहीं रही, सर डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं थी तो फिर आपके चीफ मिनिस्टर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल में क्यों कहा कि हाँ मैं इसके हक में हूं? देखें, हमने कहा था मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल न करें। 2018 में मर्दमशुमारी कंट्रोवर्शियल थी, उसमें लीडर साहबान बैठे थे, उन्होंने कहा था हम जी वन टाइम लीव देते हैं इस आरजी लिस्ट को कि वन टाइम इलेक्शन हो जाए, क्योंकि 2018 में इलेक्शन होनी थी और वो कंट्रोवर्सी रही। कंट्रोवर्सी रहने के बाद इमरान खान ने कहा कि चलो जी हम 5 साल के बाद डिजिटल मर्दमशुमारी कराएंगे, जबकि वो 10 साल के बाद होनी थी। इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस मर्दमशुमारी को कंट्रोवर्शियल होने से बचाया और हमें कहा गया कि इलेक्शन जो है वो मुकर्रर मुद्दत में होंगे। और वो कहा किसने? वजीर आजम ने कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मुकर्रर मुद्दत में होंगे। तो फिर में हम ये कह सकते हैं कि नवे दिन को भूल क्यों रहे हो? और अगर आपने मर्दमशुमारी के बुनियाद पर हल्का बंदी करनी भी है तो ज्यादा नशिस्तें तो चेंज हो नहीं रही, तो फिर ये 4 महीने क्यों? आप स्क्वीज करो अपने टाइम टेबल को। ठीक सर। सर एक सवाल आपसे मुआशी हालात के ऊपर पूछना चाहूंगा। आज आपके पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली सिंध हुकूमत की मेहनत और काविशों की बदौलत सिंध पैदा कर रहा है, जिसमें उन्होंने थरकोल का जिक्र किया जहां 2660 मेगावाट है। उसी कोयले से पोर्ट कासिम पर भी 1320 मेगावाट पैदा हो रही है बिजली। लकी सीमेंट भी 1320 मेगावाट पैदा कर रही है बिजली। ये भी बताया कि हम विंड मिल हवा से भी बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन हुजूर फिर क्या वजह है कि नेपरा आज भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 30-35 अरब का बोझ मजीद डालने जा रहा है सार्फिन के ऊपर? बिजली के बिलों ने अवाम की जिंदगी हराम कर दी, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। क्या पीपल्स पार्टी अवाम के लिए कोई आवाज उठाएगी या फिर वो समझती है कि उनका हाथ है इसके पीछे इसलिए चुप रहना या अक्लमंदी है? एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान का कल का इशू नहीं है। ये सर, आप भी तो 50 साल पुरानी पार्टी है ना सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। मैं अर्ज करूं अगर शर्जील मेमन साहब ने कहा कि हम कोयला दरियाफ्त कर चुके, उससे बिजली बना चुके, तो वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर विंड पावर हमने लगाया है तो वो झूठ नहीं बोल रहा। फायदा किसी को नहीं हुआ सर, उससे फायदा किसी को नहीं हुआ। मैं अर्ज करूं ना सर, अर्ज करूं। ये जो कोयले की जो बिजली जाती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। जो पावर प्लांट लगते हैं, जैसे जामशोरे में पावर प्लांट लगा, उसकी बिजली सीधी कराची को पहुंची। विंड पावर की भी नेशनल ग्रिड में बिजली जाती है। सोलर जो लग रहे हैं, उस सोलर जो हाउस डोमेस्टिक यूज के लिए सोलर लग रहे हैं, उसकी भी बिजली वापदा में जाती है। कराची में 2200 मेगावाट न्यूक्लियर पैदा हो रही है, वो भी सर एनटीडीसी में जाती है। अब तो वो तो भूल गए ना, वो तो आप सब भूल गए ना कि कानून क्या करता था, क्या करता है। ये हम अपना एफर्ट जरूर किए हुए हैं कि जी बिजली का बुरान कम हो, और बिजली का बुरान नहीं है। ठीक, फिर क्या है हुजूर? 25,000 मेगावाट की हमारी बिजली बनाने की कैपेसिटी है। सर तेल के पैसे नहीं है, गैस के पैसे नहीं है। ईरान सस्ता तेल सस्ते गैस दे रहा है, वो नहीं ले रहे हम। देखिए मैं फर्नेस ऑयल बाहर से मंगाया जाता है। सर सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि नेपरा, सर कल सैफुल्लाह अब्बड़ो साहब आए हुए थे, वो कहते हैं नेपरा को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बुलाती है। नेपरा का चेयरमैन कहता है कि मैं जवाबदेह हूं ही नहीं स्टैंडिंग कमेटी को, और वो कहते हैं कि एक बदमाश का किरदार अदा कर रहे हैं, एक बादशाह का किरदार अदा कर रहा है नेपरा, और कोई पूछने वाला नहीं है। सर आप 50 साल पुरानी पार्टी हैं, आप लोगों ने क्या किया 50 सालों में? इतनी बार पावर में रहे, इतनी कुर्बानियां दी, पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा हुक्म थोड़ा। लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब देना हुजूर, क्या फायदा हुआ पाकिस्तान? बात सुने, जब भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई है उसने कोशिश की है कि जी इमीडिएट रिलीफ हो, मिड टर्म पॉलिसी हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। कोयला हो गया लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये मिड टर्म पे है पावर प्लांट।
जो हमने आईपीपीस लगाए वो भी हमने इसी वजह सर से उन्हीं किया था कि आईपीपीस को माफिया कहा जा रहा है सर, आज जो आपने लगाए। देखें, जब नहीं थे तो बोरान की बात हो रही थी। जब आईपीपी से नेगोशिएशन की बात हुई तो हमने उठते हुए की नेगोशिएशन, लेकिन उसके बाद फिर भी और भी हुकूमतें आई, लेकिन आईपीपी से वो सेटल नहीं कर सके। आईपीपी से कॉन्ट्रैक्ट शायद मैं समझता हूँ 2025-26 में खत्म होगा या 27 में खत्म होगा अपनी जगह पे, लेकिन एक एफर्ट था कि जी बिजली के बोरान पर काबू पाया जा सके। महंगी जरूर बात हुई है और हमें अफसोस है कि महंगा हुआ है। इस निगरान हुकूमत को भी हम तवक्को कर रहे थे कि वो इस तरह की बात नहीं करेगी, लेकिन उनको भी करना पड़ा क्योंकि आईएमएफ से आपने कर्जा लिया हुआ है। और कर्जा क्यों लिया हुआ है कि आज आपका मुल्क जो था डिफॉल्ट 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 के सिवा तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। 2 महीने बाद फिर से यही बातें शुरू हो जाएंगी सर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। हाँ तो उसको छोड़े ना सर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आईएमएफ के पास गए भी तो इस डिफॉल्ट की वजह से। आईएमएफ जब पैसा देती है तो कुछ कंडीशंस भी लगाती है, कंडीशंस को मानना पड़ेगा तो वो कुछ मिलेगा। अब इस सिलसिले में मर गए हम मर गए। बाकी बात यह है कि अवाम को मुकाबले करने के लिए क्या कर सकते हैं। इनकम बढ़ा दो, या तो जैसे काश्तकारों के लिए आपने अनाज की रकम को कुछ बढ़ाया है तो थोड़े से सस्टेनेबल हो गए हैं। ठीक सर। अगर आपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई है तो 25,000 से 35 या 32,000 कर दी है। अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो उसे 25,000 रुपए दे दिए। इस तरह की आप एफर्ट करके या तो उनकी इनकम बढ़ाओ। खोड़ो साहब, हकीकत ही है सर, ये भी मैटर ऑफ द फैक्ट है कि आज जब बिजली के बिलों में निगरान हुकूमत रिलीफ देना चाह रही है तो उनको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ रही है। आईएमएफ को बताना पड़ रहा है कि अगर यहाँ से रिलीफ देंगे तो हम कहां से पैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि सर्कुलर डेट 4,000 अरब क्रॉस कर चुका है। मैं भी यही खोड़ो साहब मेरा सवाल प्लीज कम टू माय क्वेश्चन। मैं हाथ जोड़ के आपसे सवाल कर रहा हूं सर। ईरान आपको सस्ती गैस जो अब 60% महंगी होने वाली है, सस्ता पेट्रोल जो मजीद 10-15 रुपए बढ़ने वाला है फी लीटर, सस्ती बिजली, यानी कि इतनी सस्ती कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम लेने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि अमेरिका का दिल तोड़ा तो आईएमएफ नाराज हो जाएगा। सर आईएमएफ की मानने में अवाम का कीमा निकल गया है और जो हमारी मदद करना चाहता है हमारा पड़ोसी मुल्क, उसका हाथ पकड़ने को हम तैयार नहीं है। सर जी, आप समझ लें इस चीज को कि पाकिस्तान इस दुनिया में रहता है। ये गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो था वो 2008 की हुकूमत के दौरान हुआ था। बिजली का या पेट्रोल का जो भी सिलसिला है, ये जमाना गैस पाइपलाइन आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको लीड किया था सर। खटाई में पड़ गया, कुछ नहीं आया, कोई फायदा ही नहीं हुआ। 2008 की बात कर रहा हूँ ना, 2008 की बात कर रहा हूँ ना। 2008 से 13 में जो हुकूमत आई थी उसने ये गैस पाइपलाइन की बात का एग्रीमेंट किया था, या जो कुछ भी किया था, काम नहीं हो सका। हमारे बाद जो दूसरी हुकूमत आई उसने भी काम नहीं किया। हमारे बाद जो तीसरी हुकूमत आई इमरान खान की, तो उसने भी काम नहीं किया। सर इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी जब 5वीं बार हुकूमत आएगी तो काम होगा? सर हम कोशिश तो कर सकते हैं। जैसे पहले इमरान खान ने क्या कहा, मैं जी रूस गया था और गंदम लेना चाहता था इसलिए मुझे निकाला गया, तो यूक्रेन से गंदम भी आ गई, हमने वो भी कर दिया। हमने और भी कुछ किया, जो उसके जो झूठ बोल रहे थे उसको हमने एक्सपोज भी कर दिया। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत है कमजोर, उसको ये सारी चीजें प्रेशर्स भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं और इनिशिएटिव भी लेने पड़ रहे हैं। राइट सर। अब इनिशिएटिव में एक गैस पाइपलाइन ईरान की है, और हमारी अगर फॉरेन मिनिस्ट्री और ज्यादा बेहतर अल्लाह करेगा हो जाएगी, हो सकता है हम इस काबिल हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच निसार खोड़ो साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी अभी पीटीएम की हुकूमत ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। ये भी प्रोजेक्ट शुरू किया था 2.5 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करने के लिए, और हालत अब ये आ पहुंची है कि अब पाकिस्तान में चीनी का काल पड़ गया है। चीनी इंपोर्ट करने की बात हो रही है। पहले अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करो, फिर महंगे दामों इंपोर्ट करो। ये कौन सी पॉलिसी है? हम क्यों नहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसी पैदा करते जब हम अपने पैरों पर खड़े हो सके? क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, फिर 2-3 महीनों की बात होगी, हर चैनल पे डिफॉल्ट के नारे होंगे और आईएमएफ की तरफ देख रहे होंगे कि फिर से 1-1.5 अरब डॉलर की हमें भीख मिल जाए, हमारा मुल्क चल सके। कब तक हम ऐसे चलेंगे? कब आंखें खोलेंगे? कब खाबे खरगोश के मजे लेना छोड़ेंगे और अपने पैरों पे खड़े होने की बात करेंगे? प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।